यूक्रेन ने आज 19 अगस्त को नया रक्षा मंत्री प्राप्त किया है। वेरखोवना राडा ने राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित येवगेनी खमारा की उम्मीदवारी का समर्थन किया। इस फैसले के पक्ष में यूक्रेन के 312 सांसदों ने मतदान किया। खमारा एक युद्ध अनुभवी सैन्य अधिकारी हैं, जिन्होंने यूक्रेन के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली है और अब उन्होंने सैन्य सेवा से इस्तीफा देने के लिए सहमति दी है, ताकि वे उस कानून की शर्तों को पूरा कर सकें जिसके अनुसार रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व केवल एक नागरिक व्यक्ति ही कर सकता है। आज येवगेनी खमारा ने अपने नए पद पर अपने पहले कदमों की घोषणा की। खास तौर पर उन्होंने बताया कि वे लामबंदी और सेना की स्थिति को कैसे देखते हैं। इस बारे में एक दिन पहले ये खबर आई थी कि टीसीके के कामकाज में बुनियादी बदलाव किए जाएंगे और यहां तक कि तथाकथित जबरन पकड़-धकड़ को भी भर्ती प्रक्रिया के पक्ष में रद्द करने के लिए तैयार हैं। कहा जा रहा है कि ऐसी सुधार पहले से तैयार है और जल्द ही लागू की जाएगी। अब बस नए रक्षा मंत्री के आने की देर है और इसे तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये कितनी जल्दी और किस पैमाने पर शुरू की जाएगी, आइए अब हम सब मिलकर इसी पर चर्चा करते हैं। क्योंकि वादे तो बहुत हैं, मंत्री नए हैं, लेकिन असल में क्या हो सकता है, ये एक खुला सवाल है। हालांकि विश्लेषण करने के लिए काफी कुछ है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना न भूलें। यूक्रेन की वेरखोवना राडा ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें येवगेनी खमारा को यूक्रेन के रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त करने की बात कही गई है। इस फैसले के पक्ष में यूक्रेन के 312 सांसदों ने वोट दिया और यहाँ स्लूगा नारोदा संसदीय धड़े के प्रमुख दाविद अराखामिया ने तुरंत बयान दिया। उद्धरण है, उन्होंने सैन्य सेवा में और रक्षा मंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए खुद को अच्छी तरह साबित किया है। येवगेनी खमारा ने अपने काम की प्राथमिकता के रूप में रणनीतिक बढ़त हासिल करते रहने और युद्ध को दुश्मन की जमीन पर ले जाने को बताया है। मानव संसाधन की रक्षा करना, तकनीकों और रक्षा औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना। येवगेनी खमारा रक्षा मंत्रालय में सकारात्मक उपलब्धियों और अच्छा काम कर चुके लोगों को बनाए रखने के पक्ष में हैं। खमारा ने तुरंत बताया कि वो अब असैनिक हैं और मैं याद दिला दूं, यूक्रेन के कानून के अनुसार रक्षा मंत्री को असैनिक ही होना चाहिए। आगे खमारा का उद्धरण है, मैं आपके सामने एक असैनिक के रूप में खड़ा हूं। मुझे सैन्य कर्तव्य और सैन्य सेवा संबंधी कानून के अनुसार बर्खास्त किया गया है। अनुच्छेद 26। मुझे उच्च अधिकारी वर्ग के लिए संगठनात्मक उपायों के कारण सैन्य सेवा से बर्खास्त किया गया है। येवगेनी खमारा जो आज संसद में भाषण दे रहे थे, उन्होंने यह उल्लेख किया कि दुश्मन को शांति के लिए मजबूर केवल हमारी सेना की ताकत से किया जा सकता है, हमारे तकनीकी और सममित समाधानों से। उन्होंने ये भी जोर दिया कि आज यूक्रेन यहां तक कि रूसी संघ के साइबेरिया पर भी हमले कर रहा है। उनके अनुसार रूसी रक्षा औद्योगिक परिसर, सैन्य रसद, ईंधन अवसंरचना, दुश्मन का पूरा आर्थिक आधार, ये सभी हमारे यूक्रेनी लक्ष्य हैं और हमें बहुत तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही खमारा ने जोर देकर कहा कि मोर्चे पर हर दिशा में, जमीन पर, समुद्र में, हवा में और सूचना क्षेत्र में पहल को अपने हाथ में लेना जरूरी है। उनके अनुसार सेना को हथियार चाहिए, बहुत सारे और समय पर, और ऐसे जो वास्तव में परिणाम दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया और बिना किसी नौकरशाही के खरीदारी केवल मोर्चे और यूक्रेन की रक्षा के लिए काम करेगी, न कि किसी व्यक्तिगत हित के लिए। यहां मैं निश्चित रूप से स्तर का उल्लेख करूंगा। सब कुछ कहां से शुरू हुआ था। मैं याद दिला दूं, यूक्रेन की वेरखोवना राडा ने इस साल 14 जुलाई को प्रधानमंत्री यूलिया स्वेरिडेंको के इस्तीफे का समर्थन किया था, जिससे पूरी सरकार का इस्तीफा हो गया। सरकार के इस्तीफे से पहले, जैसा कि आप याद करते हैं, रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व मिखाइल फेदोरोव कर रहे थे। वह केवल 6 महीने तक मंत्री पद पर रहे। जेलेंस्की ने फेदोरोव को फिर से रक्षा मंत्रालय संभालने का प्रस्ताव नहीं दिया, लेकिन अन्य पदों के लिए कुछ और प्रस्ताव दिए गए थे, जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया। यूक्रेन के कई शहरों में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान, जिसे कभी कभी कार्डबोर्ड मैदान भी कहा जाता है, मिखाइल फेदोरोव को रक्षा मंत्री के पद पर वापस लाने की मांग भी उठी थी। लेकिन 18 अगस्त की शाम को यह स्पष्ट हो गया कि मिखाइल फेदोरोव को रक्षा मंत्री के पद पर अब वापस नहीं लाया जाएगा, और उसी शाम मिखाइल फेदोरोव ने यूक्रेन में चुनाव कराने की अपील की। इस बारे में मेरा पिछला एपिसोड इसी YouTube चैनल पर है।
इसलिए खुद को दोहराने से बचने के लिए चैनल पर जाएं और उसे जरूर देखें, उसमें बहुत दिलचस्प बातें हैं। और अब हम सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। लामबंदी के सवाल पर येवगेनी खमारा के अनुसार एक समग्र निर्णय लिया जाना चाहिए और इस पर फिलहाल काम चल रहा है। आगे उनकी उद्धरण है। और पहली महत्वपूर्ण बात है सेना की स्थिति। योद्धाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार, सेवा की शर्तें और युद्ध संचालन की परिस्थितियां। ये सैनिकों की भर्ती के तरीके, उनकी साज सज्जा, प्रशिक्षण, हथियारों की व्यवस्था और उनकी पुनर्स्थापना है। इस कार्य को पूरा करने के बाद आगे बढ़ना जरूरी है और लामबंदी की योजना बनानी है। यह सीधे युद्ध की योजना और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसे तैयार किया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। हम ये सब कमांडर इन चीफ, जनरल स्टाफ के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति को दी जाएगी। मेरा काम रक्षकों से सीधे संवाद करना है, कमांडरों की सुनना, सैनिकों की सुनना, घायलों की सुनना। अपने अनुभव से मैं ये भी जानता हूं कि एक सैनिक तब प्रेरित होता है जब उसे अपने प्रति सम्मान महसूस होता है, उसे अच्छी ट्रेनिंग मिलती है और सेवा के लिए न्यायपूर्ण नियम मिलते हैं। तो यहाँ हमारे सामने कुछ दिलचस्प बातें आई हैं। ये हमारे यहाँ एक और रक्षा मंत्री हैं जो कहते हैं कि हमें लामबंदी को सुव्यवस्थित करना है और टीसीके के साथ कुछ करना है। यूक्रेन की कैबिनेट ने टीसीके में सुधार को अपने काम की निकट भविष्य की प्राथमिकताओं में से एक के रूप में मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार द्वारा तैयार की गई रणनीति को पहले ही मंजूरी दे दी है, जिसमें प्रक्रियाओं का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण और जबरन भर्ती से सक्रिय रूप से सैन्य सेवा के लिए लोगों की भर्ती की ओर बदलाव शामिल है। इस बारे में हमें सांसद येलेना शुल्याक ने बताया। आगे उनकी टिप्पणी है। हम देखते हैं कि टीसीके की कार्रवाई हमेशा, यूं कहें, सम्मानजनक व्यवहार के अनुरूप नहीं होती और यूक्रेन वासियों की बहुत बड़ी मांगें हैं और उनके अनुसार नया सुधार सैन्य भर्ती कार्यालयों के काम करने की पूरी सोच को पूरी तरह बदलना चाहिए। मोबिलाइजेशन के दौरान मुख्य जोर लोगों को जबरदस्ती प्रशिक्षण और सेवा के लिए भेजने से हटकर आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके स्वैच्छिक रूप से लोगों को आकर्षित करने की एक प्रभावी प्रणाली बनाने पर होगा। आगे शुल्याक का एक और उदाहरण है। नई सुधार में जिन सभी चीजों की कल्पना की जा सकती है, जहां डिजिटलीकरण को शामिल किया जा सकता है, जहां सीधे तौर पर खुद तरीकों को बदला जा सकता है। हमें भर्ती पर ज्यादा निर्भर होना चाहिए, न कि लोगों को जबरदस्ती प्रशिक्षण के लिए भेजने और फिर उसी के अनुसार सेवा में भेजने पर। और उनके अनुसार फिलहाल मंत्रिमंडल के स्तर पर पहले से ही सिस्टम को सुधारने की एक स्पष्ट रणनीति तैयार है, यानी उन्हीं टीसीके की। ये दस्तावेज सरकार की कार्ययोजना में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। तो यह प्राथमिकता है जिसे तुरंत लागू करने की आवश्यकता है ताकि सेना की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके। शुल्याक का एक और उदाहरण। असल में हम कह सकते हैं कि टीसीके सुधार की एक निश्चित रणनीति है जिसे सरकार के स्तर पर तैयार किया गया है और अब रक्षा मंत्रालय इसे लागू करेगा। वे फ्योदरोव के समय जो योजना बना रहे थे उसे अब तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचा सकते हैं और हमें उम्मीद है कि रक्षा मंत्रालय इसमें जरूर सफल होगा। और यही वो कड़वी गोली छुपी हुई है। शुल्याक के शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं। कहा जा रहा है कि सुधार पहले से ही तैयार है, बस शुरू करना बाकी है। हम नए रक्षा मंत्री का इंतजार कर रहे थे, अब वे आ गए हैं। सब ठीक है, शुरू करते हैं। रक्षा उपमंत्री લ્યુબો ગાલનના વર્ખોવના રાડામાં અસ્થાયી जांच आयोगની बैठक दौरान कहा कि रक्षा मंत्रालयની टीम वाकई में अभी काम कर रही है। लामबंदी व्यवस्था में बदलाव और टीसी के सुधार पर काम कर रही है। लेकिन जब स्पष्टीकरण के लिए सवाल पूछा गया तो गालन ने जवाब दिया कि टीसी के सुधार को लागू करने की कोई निश्चित समय सीमा फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ रक्षा मंत्रालय पर ही नहीं बल्कि अन्य सरकारी संस्थाओं पर भी निर्भर करता है। आगे उनकी टिप्पणी है। ये संभावना दिखाई देती है और इसका कोई उपयुक्त समय सीमा भी है। ये सुधार एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है जिसका समाज बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैंने ये कहीं पहले भी सुना है। रक्षा मंत्रालय कहता है कि ये जनरल स्टाफ, लामबंदी और टीसीके की जिम्मेदारी है। जनरल स्टाफ कहेगा कि ये रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और ऐसा लगता है जैसे हम फिर से उसी स्थिति में लौट आए हैं जिसमें हम पहले थे। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष
इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।